हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। जैसा कि आपको जानकारी है कि गेट का रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेट दिया था। कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सभी बात कर रहे हैं, सभी उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमने भी कई सारे वीडियोस जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे उनका जो उनको इनवाइट करके इंटरव्यूज़ लिए और आपको सजेस्ट किया कि आप किस तरीके से बढ़िया कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने मुस्कान को इनवाइट किया था, उससे पीछे हमने ऐश्वर्या को इनवाइट किया था, ताकि आपको सीओएपी के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल जाए और आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप किस रैंक से कौन-सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन लोगों के बारे में जो गेट क्वालीफाई नहीं कर पाए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। सर मेहनत तो उन्होंने भी की थी, 6 महीने, साल भर की मेहनत उनकी भी रही होगी, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो दिन उनका नहीं रहा होगा या किसी भी कारण से कुछ एक मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या? क्या उन स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का कोई हक नहीं है? या वो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर सकते या सिर्फ एक एग्ज़ाम उनके आगे की किस्मत को डिसाइड कर सकता है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता और ना मेरी टीम ऐसा सोचती है और ना मेरे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी जो गेट का जो एग्ज़ामिनेशन था, उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ही टैलेंटेड थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट उन्होंने लास्ट तक हार नहीं मानी और आज वो अच्छे आईआईटीज़ में, अच्छे एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं सर? आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने के लिए तो गेट का स्कोर चाहिए ना? तो सर बोल रहे हैं कि आईआईटी या एनआईटी में उनके स्टूडेंट्स हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर बिना गेट क्वालीफाई किए कोई आईआईटी और एनआईटी में कैसे पढ़ सकता है? आज इसी सवाल का जवाब हम अपने एक पुराने स्टूडेंट से सुनेंगे। मैं अपने पुराने स्टूडेंट जिनका नाम है सोनल, उनको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने साथ और वो आज आपको बताएँगी अपनी जर्नी के बारे में। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, बट अनफॉर्च्यूनेटली उनका गेट बायोटेक्नोलॉजी जो गेट का एग्ज़ाम था उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज उन्हीं से जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी? क्या ऐसे कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बिना गेट के भी एडमिशन ले सकते हैं? उनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं, मेरी टीम और मेरे स्टूडेंट्स इन सभी वीडियोज़ के लिए बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको इन वीडियोज़ से सच में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हम समझेंगे कि हाँ, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। इसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है हमारा। चलिए, सोनल मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ हमारे बीच में आइए और हमसे कुछ बातें करिए। गुड इवनिंग सर। सोनल आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। ओके। सोनल हम तो सब लोग जानते हैं आपको। हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू इस पे जुड़ेंगे, आप उनको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए आपके एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह के बारे में। Good evening, sir. Sir, thank you for giving this opportunity, sir. Sir, I am Sonal. I have done my BTech from Vellore Institute of Technology in BTech Bioengineering, and recently now I am doing MTech in NIT Warangal in MTech Biotechnology. बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि सोनल इस समय करेंटली एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स परस्यू कर रही हैं एनआईटी वारंगल से और बीटेक इनका बायोटेक्नोलॉजी में था सोनल बीटेक आपका? Bioengineering, sir. बायो इंजीनियरिंग में इनका बीटेक था वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, Bhopal. जो कि वीआईटी भोपाल से, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। सोनल, आपने गेट के बारे में कब आपको पता चला कि आप गेट के बारे में अपने बीटेक के समय में जानती थी? कब आपको आइडिया लगा गेट होता है? सर मुझे गेट के बारे में थर्ड ईयर में एकदम लास्ट लास्ट में पता चला। तो जस्ट मैंने ऐसे एज अ गो थ्रू ऐसे एग्जाम दे दिया, बट नो प्रिपरेशन नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे अच्छा। देखने के लिए कि एग्जाम कैसे होता है। देन ओके। फोर्थ ईयर में मैंने एग्जाम दिया था। ओके, फोर्थ ईयर में आपने एग्जाम दिया था। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सोनल आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया था? गेट बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, लाइफ साइंस में आपने नहीं ट्राई किया था? नो। ओके। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो इंटरेस्ट था वो कब
हुआ? मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जिसमें हब हर स्टूडेंट को जहाँ पे इनवाइट करता हूँ तो उनसे पूछता ज़रूर हूँ कि ज़्यादातर जो लोग बायोलॉजी लेते हैं उनका एम जो होता है वो नीट क्वालीफाई करके डॉक्टर वाली लाइन में जाना होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? सर बायोटेक का इंटरेस्ट बीटेक से हुआ, बायो इंजीनियरिंग पढ़ के। तब समझ आया कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है बायोमेडिकल में जितना बायोटेक में है। तो ओके, एक्चुअली बीटेक में मैंने डाइवर्स फील्ड पढ़ी है, बायोमेडिकल प्लस बायोटेक दोनों पढ़ा है। तो ओके। अच्छा, तो सोनल, आप अपने गेट की जो जर्नी थी, गेट क्या आपका क्वालीफाई हुआ था? कैसे पढ़ाई की थी आपने? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर गेट के लिए तो मैंने मतलब लाइक काफी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, हुँ, नोट्स बनाए थे, सब कुछ किया था। और हुँ, मतलब मैंने आपसे बायो प्रोसेस पढ़ा था क्रैश कोर्स में, तो हुँ, उसमें मेरा बायो प्रोसेस काफी अच्छे से रिवाइज हो गया था। हुँ, और उसके बाद मैंने मतलब गेट होने के बाद वो गैट बीटी का कोई गैट बी का क्रैश कोर्स होता है वो लिया हाँ, था। और हाँ। फिर उससे तैयारी की थी, मतलब वीआईटी और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए, गैट ओके, बी के लिए। तो गेट आपका क्वालीफाई हो पाया था, सोनल? गेट नहीं क्वालिफाई हुआ था सर। ओके। तो अच्छा, आपको क्या लगता है सोनल, आपने एनालिसिस किया होगा जब गेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया होगा, तो हम्म। आपने एनालिसिस की होगी अपनी परफ़ॉर्मेंस की, आपको क्या वजह लगती है कि क्वालीफाई नहीं हो पाया? सर मेरे से तो नेगेटिव मार्किंग मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, जो मुझे मतलब 1-2 नंबर से या 3-4 नंबर से रोक देता है हर हर टाइम। तो ये ये नॉर्मल। एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल गेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाते। बाकी मुझे कोई और रीज़न नहीं लगता कि गेट का एग्ज़ाम क्योंकि इतना टफ नहीं होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। सोनल बताएँगी भी इस बात को कि मैंने स्पेशल क्लास लेकर के भी ये बात बोली थी कि ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में मत जाइएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और वही इनके साथ हुआ। अच्छा, सोनल, जब आप गेट की पढ़ाई कर रही थी और आपने इतनी मेहनत की उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको इस रिज़ल्ट देख कर के तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा होगा। आपने उसको कैसे टैकल किया? फैमिली मेंबर्स क्या बोले? कैसे आपका क्या था इसके बाद? सर उसके बाद मतलब मैंने बाकी एग्जाम्स का लिए फॉर्म भरा। और हुँ, आपकी एक स्टूडेंट थी प्रीति, वो हुँ, मतलब उसका भी नहीं हुआ था, तो हमने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भरेंगे। तो फिर हमने लाइक वीआईटी एंड बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भरा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका किसी एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपकी ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती। जैसे कि सोनल अभी आगे बताएँगी भी कि उनकी जर्नी क्या-क्या थी, उन्होंने कौन-कौन से फॉर्म भरे, ये सब हम सोनल से ही सुनेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक सिंगल एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सोनल ने हमारी एक और स्टूडेंट का नाम लिया, प्रीति, क्योंकि अभी मैं इसके बाद, सोनल के बाद, प्रीति को भी इनवाइट करूँगा, वो किसी कारणवश अभी टाइम नहीं दे पा रही हमें, तो उनको भी इनवाइट करूँगा। वो इस समय करंटली आईआईटी जोधपुर में अपना मास्टर्स कर रही हैं। तो वो भी अपनी जर्नी बताएँगी, और क्योंकि सोनल और प्रीति एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इन्होंने काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं वो एक साथ भरे। इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो सोनल, आप दुखी तो बहुत हुई होंगी, किस तरीके से आपने अपने आप को, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गेट नहीं निकला है। मुझसे उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, हम तो कुछ नहीं हुआ, अब साल बर्बाद हो जाएगा, क्या करें? आप उनको क्या बोलेंगी? तो सर मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप बाकी सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए फॉर्म्स भरे आईआईटीज और एनआईटीज में, स्पेशली आईआईटी जोधपुर में भरिए, क्योंकि आईआईटी जोधपुर में आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। इवन इफ आपका गेट क्वालिफाइड ना हो तो भी आपको स्टाइपेंड मिलती है। एंड वहाँ का रिसर्च प्रोग्राम काफी अच्छा है। ओके, चलिए। अ, आपको जब आपका गेट नहीं निकला तो सोनल, आपको क्या आइडिया था कि, मतलब आप इतने अच्छे कॉलेज में, एनआईटी वारंगल सबसे बढ़िया एनआईटी ऐसे मेरे नज़र में, आपको क्या अंदाज़ा था कि आप इतने बढ़िया एनआईटी में लैंड करेंगी? नहीं, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। हम्म। बहुत ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं। चाहे आप अभी पीछे मुस्कान का भी इंटरव्यू देखा होगा, वो भी बिल्कुल उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो आईआईटी में लैंड कर जाएँगी। हम्म। सेम वे में सोनल भी बता रही हैं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि एक बार गेट नहीं हुआ तो अब ना आईआईटी ना एनआईटी, सबके दरवाजे बंद हैं। तो आपके सामने एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं लेकर के आया हूँ जिनका गेट नहीं हुआ था और वो एनआईटी वारंगल में पढ़ रही हैं। ठीक है। अच्छा, सोनल, आपने इसके अलावा और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे गेट के अलावा, आप थोड़ा बताइए? सर मैंने गेट के अलावा वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिया था और वो हुँ, मेरा क्वालिफाई हो गया था। हुँ, हुँ, उसके अलावा मैंने आईआईटी जोधपुर में बायोटेक्नोलॉजी के लिए दिया था।
और उसके अलावा आईआईटी जोधपुर में ही मेडिकल इनोवेशंस का एक प्रोग्राम होता है, वो भरा जी। था। और आईआईटी हैदराबाद में मैंने बायोटेक्नोलॉजी के लिए डाला था। और उसके अलावा मैंने बिट्स का एग्जाम दिया था। एंड आईआईटी कानपुर और जितने भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड के थे, मैंने हम्म। ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में डाला था जहां जहां ओपन थे। अच्छा सोनल, थोड़ा सा ये बता सकती हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जो नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे आईआईटीज में ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ यहाँ यहाँ हमें ध्यान देना है। सर आईआईटी हैदराबाद में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कर सकते हैं। वीआईटी में जरूर करना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। मतलब है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट बाद में इट्स लाइक गुड वर्थ। हम्म। देन यू कैन गो फॉर आईआईटी जोधपुर। और आईआईटी इंदौर में भी आई थिंक अभी सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम निकल गया है वहाँ पे। और आईआईटी कानपुर। एंड एक बार आप आईआईटी की सारी वेबसाइट एनआईटी में एनआईटी रौरकेला यहाँ अच्छा, पे। एनआईटी वारंगल तो आप ज्वाइन ही की थी। एनआईटी वारंगल के अलावा एनआईटी राउरकेला आप बता रही हैं, और कौन कौन से एनआईटीज में आपको आइडिया है कि जहाँ पे भर सकते हैं स्टूडेंट्स? दुर्गापुर में भी होता है? एनआईटी, हाँ दुर्गापुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सूरजकल, यहाँ पे। एनआईटी दुर्गापुर और सूरतकल में भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स ओपन होते हैं? हाँ हाँ हाँ, होते हैं। ओके, ओके, ओके। लगभग लगभग कितनी सीट्स रहती हैं सोनल? क्योंकि एनआईटी में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली गेट के थ्रू एंटर लेते होंगे, तो कितनी लगभग लगभग सीट्स हम देख सकते हैं कि नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए किसी एक आया, जैसे आप वारंगल के लिए बताइए, कितने स्टूडेंट्स नॉन गेट बैकग्राउंड से आए थे? सर 5 सीट्स होती है सिर्फ। नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए? यस और सर। बाकी बाकी सारे की सारी सीट्स जो हैं वो गेट गेट बैकग्राउंड से के भर लिए जाती होती है। और टोटल हैं? बच्चे 19 या 20, उससे ज्यादा नहीं होते कोई क्लास में। अच्छा, तो एमटेक की पूरी जो सीट्स हैं टोटल 19 या 20 हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो आपकी सेल्फ स्पॉन्सर्ड की हैं और जो बाकी हैं वो आपकी सारी की सारी गेट के थ्रू भरेंगी। ठीक है, ओके। तो ये क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो नॉन गेट के जो सीट्स हैं या नॉन गेट के जो कॉलेजेस फिल करते हैं, इनका क्या प्रोसेस है? स्टूडेंट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, सबसे पहले तो उनको सारी आईआईटी की वेबसाइट्स पे जाके चेक करना होता है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और कब है। और लाइक डेली अपडेट करना होता है वेबसाइट को, डेली चेक करना होता है। और लाइक एनआईटी वारंगल जो होता है वो मोस्टली ऐसा करता है कि मतलब सारी चीजें अपनी ईमेल के थ्रू अपडेट नहीं करता, सारी वेबसाइट के थ्रू अपडेट करता है। तो बच्चों को हम्म। लगता है कि ईमेल आएगा तो हम ईमेल देखेंगे, तो हम्म। काफी चीजें तो मिस हो जाती है उनके हैंड से। तो ओके। ऑलवेज लाइक वेबसाइट को आप प्रेफर करो, मतलब। और सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसिप्ट सब संभाल के रखो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो आप ये एक बात बताइए कि जो नॉन गेट का प्रोसेस है वो कब शुरू होगा? क्या मतलब ये जो गेट की जो काउंसलिंग चल रही है सीओएपी वाली, या जो एनआईटी वाली जो काउंसलिंग चलती है, उसके बाद नॉन गेट की सीट्स फिल होती हैं कि साइमल्टेनियस फिल होती हैं? सर ये तो अलग से होगा, गेट के थ्रू तो नहीं होगा। और हम्म। 4 जून को एनआईटी वारंगल में एग्जाम है सेल्फ स्पॉन्सर्ड वालों के लिए। तो ओके। उन्हें बोलो कि अब वेबसाइट एक बार देख ले, इफ दे आर चलो, ये इंटरेस्टेड दे कैन फिल द फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। एक एक डेट भी बताई कि 4 जून को सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का एग्ज़ाम है एनआईटी वारंगल में, तो आप ज़रूर भरें। तो जैसा कि सोनल बता रही हैं कि अलग अलग आईआईटी और अलग अलग एनआईटी अपनी अपनी वेबसाइट पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्स की डिटेल्स डालते रहते हैं। तो आपका ये काम है कि आप इन आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जा करके ये इन्फॉर्मेशन को सर्च करें और फिर फॉर्म्स के लिए अप्लाई करें। एक और बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, मैं हाईलाइट कर दूं, ये गेट के साथ नहीं होता। दैट मीन्स गेट का जो काउंसलिंग है वो अलग चल रहा है, और नॉन स्पॉन्सर और जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है उसकी पूरी पूरी जो प्रोसेस है दैट इज सेपरेट। तो अगर आपका गेट नहीं निकला है तो ये मत सोचिए कि जो ये गेट की जो काउंसलिंग है इसके बाद कहीं जा करके मतलब सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्स की होगी, ऐसा नहीं है। ये डेट जो है वो आने लगी है, जैसे सोनल ने बताया कि एनआईटी वारंगल की डेट आ चुकी है। तो आपको फॉर्म अभी भरना होगा और फिर आपको फॉर्म भरेंगे तभी आप जा करके आगे एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो ये तो इन्होंने एनआईटी वारंगल का बताया क्योंकि ये वारंगल में है, इसीलिए इनके पास वो डिटेल है। लेकिन अगर आप एनआईटी
दुर्गापुर जाने वाले हैं, एनआईटी सूरत कल जाने वाले हैं, त्रिची अप्लाई कर रहे हैं, या कोई आईआईटी जोधपुर के बारे में जैसे इन्होंने बताया, हमारी स्टूडेंट प्रीति है वहाँ पे, तो दो उनकी जो एग्ज़ाम है वो सेपरेट डेट्स पे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्ज़ाम छूटा तो फिर 1 साल का ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये बात जान लीजिएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए सोनल, आपने वारंगल का रिटन एग्ज़ामिनेशन पिछले साल दिया होगा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड शीट का? यस सर। ये एग्ज़ाम कैसा होता है? पेपर कैसे टाइप का आता है? किस तरीके का होता है? सर मैंने तो आपके गैट बी के क्रैश कोर्स से पूरा पढ़ा था। मतलब वो 30 पीपीटी मैंने बिल्कुल रटी ली थी अच्छे से, और उसी से मैंने एमसीक्यू किया, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके पास बहुत बूस्ट बोनस होता है कि आप मतलब क्वालिफाई कर जाओ वो रिटन एग्जाम। और दूसरी चीज ये होती है कि ज्यादातर टेंशन होता है कि गेट एग्जाम मतलब गेट वाले अपना कर रहे हैं, पर हमारा तो अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मोस्टली रिजल्ट जो होता है वो जून या जुलाई के टाइम पे आता है, तो टेंशन नहीं लेना, बस नॉर्मल नॉर्मल चलेगा, कोई नहीं। ओके, तो गैट बी का जो आपने हमारे साथ पढ़ाई की थी, उससे सारे क्वेश्चंस बन गए थे आपके? कोई हाँ बाहर बन से गए नहीं थे है? सर। और बायो प्रोसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे देना, और नहीं ओके। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो बायो प्रोसेस के लिए। आप थोड़ा-सा उसके बारे में भी बता दीजिए। सोनल, जब आप यहाँ पे आईं, इस बारे में बात करा आपने, तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताइए जो आप हमारे साथ पढ़ीं। कैसा रहा आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और गैट बी के क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ने का? सर वो जो फॉर्मूलाज अपने क्लास में बुलवाए, रेनॉल्ड्स हुँ, नंबर हो गया और फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, हुँ, वो काफी इंटरेस्टिंग था जो आपने पढ़ाया। और अब हर क्लास के बाद फॉर्मूलाज मतलब बोलते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, इंटरेक्टिव सेशन होता था, बहुत मजा आता था। हुँ। और ये तो बायो प्रोसेस का हो गया। गैट बी का जो क्रैश कोर्स था, वो कैसा लगा था सोनल? सर मतलब वो जो नोट्स थे, मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल एग्जाम सर। सारे एग्जाम का वही है, मतलब आप उस नोट्स को रिवाइज कर लो बस। लाइक नेगेटिव मार्किंग इज अदर थिंग, बट सेल्फ स्पॉन्सर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इट्स अ नहीं है। बोनस टू स्कोर सर। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा, तो क्या सोनल, हर जो भी एनआईटी या आईआईटी में रिटेन एग्जाम ही होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्स के लिए, कि कई जगह इंटरव्यू भी होता है? सर एनआईटी वारंगल में रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है, और मोस्टली कॉलेजेस में रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू ही होता है। ओके। मैंने आईआईटी जोधपुर में मेडिकल टेक्नोलॉजी का दिया था, तो उस टाइम पे सिर्फ इंटरव्यू था। और आईआईटी जोधपुर में बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है उसका भी इंटरव्यू था। और वीआईटी का रिटन टेस्ट होता है एमसीक्यू ओके। में। ब्रिट्स बुलानी विल टेक अ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए, आपने रिटेन टेस्ट के बारे में तो बताया कि आप जो गैट बी या गेट की तैयारी कर रहे हैं, उसी को थोड़ा-सा रिवाइज़ करिए, उसी में से क्वेश्चन आएँगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। थोड़ा-सा इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बताएँगी कि जब आप आईआईटी जोधपुर गईं, या अच्छा, आपका आईआईटी जोधपुर में भी फाइनली हो गया था, राइट? हाँ आप मेडिकल बता टेक्नोलॉजी में। मेडिकल टेक्नोलॉजी जो जिसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, ये नॉन गेट स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है ये कोर्स। तो उसका फॉर्म आ चुका है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको ज़रूर भर दीजिएगा आप लोग। तो सोनल, जैसा कि बता रही थी कि उसका इंटरव्यू बेस्ड था। सोनल, मुझे थोड़ा-सा आईआईटी, एनआईटी के इंटरव्यूज़ के बारे में भी बताइए। वहाँ पे टीचर्स क्या पूछते हैं जब इंटरव्यू होता है तो? सर जैसे एनआईटी वारंगल में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, देन आपको आपके प्रोजेक्ट से पूछा जाएगा जो आपने हुँ, अपना प्रोजेक्ट किया है। उसके हुँ, अलावा आपसे मोस्टली कोई दो सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा, या तो बायोकेमिस्ट्री या तो बायोप्रोसेस, वो हर जगह चलती है। एंड जब मैंने आईआईटी जोधपुर का इंटरव्यू दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसने नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे, जैसे अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। तो हुँ, नॉर्मली मतलब अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आप बता सकते हैं रेनॉल्ड्स हुँ, नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो एक होता है आईआईटी जोधपुर में मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम, उसमें हुँ, आपसे बेसिकली क्या आइडिया आप लाइक इनोवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बीटेक में जो प्रोजेक्ट किया था, इट वाज रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइसेस, तो वही वाला मैंने उनको बताया था। वही वाला प्रोजेक्ट मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, तो उनको बहुत पसंद आया था, और उनने उसी से क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, तो मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, वो कम से कम अपना जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कमांड बनाएँ और 1-2 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि अगर उनको ऑफ़र किया जाए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो वो उससे पूछ सकें। और राइट? सर यही आप मेडिकल डिवाइसेस वाले में थोड़ा-सा मेडिकल इनोवेशन कुछ आइडिया होना चाहिए, कि अगर वो पूछे तो आप बता पाओ, कि आप कोई इनोवेशन बता पाओ।
तो थोड़ा ओके। बहुत तो उन्हें पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चंस दे देते हैं, उनको सॉल्व करने को देते हैं कि ये सॉल्व करिए, इस तरीके का भी कुछ होता है क्या? सर मत मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हाँ, हुआ था। पर अच्छा। कभी-कभार एमिनो एसिड स्ट्रक्चर बनाने बोल देते हैं। बनाने बोलते हैं, ओके। अच्छा, जो गेट का और नॉन गेट स्टूडेंट्स का जो सेशन होता है, वो क्या एक ही समय पे शुरू होता है कि अलग-अलग टाइम पे शुरू होता है? सर क्लासेस तो दोनों की एक साथ ही स्टार्ट होती है सर। हुँ। ओके, लगभग किस समय सोनल आपकी क्लासेस किस मंथ में शुरू हुई थी लगभग-लगभग? सर सितंबर, अगस्त, अच्छा, सितंबर। अगस्त-सितंबर में हुई थी। तो हुँ, जून-जुलाई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और हुँ। फिर फाइनली आपको सितंबर में आपका सिलेक्शन होगा। तो सोनल, मुझे ये बताइए कि जब आपका आईआईटी जोधपुर में हो गया था, फिर आप एनआईटी वारंगल में क्यों आपने ले लिया? थोड़ा-सा उसके सर बारे में बताएँ। मैंने 90 वारंगल इसलिए लिया था क्योंकि एक तो मेरे घर से थोड़ा पास है, डिस्टेंस के लिए मैंने फर्स्ट थिंग ली थी, और सेकंड ये था कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली प्लेसमेंट्स के लिए मैंने लिया था। ओके, ओके। ठीक है, अभी प्लेसमेंट्स के बारे में मैं आगे सोनल आपसे पूछूँगा कि प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या है। लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ कि क्या गेट स्टूडेंट्स और नॉन गेट स्टूडेंट्स की फीस स्ट्रक्चर में भी कोई अंतर होता है क्या? सर डिपेंड करता है, जैसे एनआईटी वारंगल में फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक गेट वालों की फीस 35,000 है और हमारी फीस 60,000 अराउंड है। तो ओह! ये तो तो मतलब ये हाँ। लगभग लगभग का अंतर है। हाँ, बट आईआईटी जोधपुर में 35,000 गेट वालों की भी है और 35,000 नॉन गेट वालों की भी है, और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 16,000 का। वॉव! ये बहुत बड़ी 14,000, बात है। 14,000, हाँ, वहाँ ओके। स्टाइपेंड देते हैं, कोई दिक्कत ये नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कई जगह सुना था कि गेट और नॉन गेट की, क्योंकि अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड का मतलब ही यही है कि आप अपनी फीस वगैरह थोड़ा-सा ज़्यादा होती है। तो जैसे एनआईटी वारंगल में इन्होंने बताया कि डबल का अंतर है, लेकिन आईआईटी जोधपुर में ऐसा नहीं है। तो जिस भी कॉलेज को आप भर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसकी फीस ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि आपने अगर गेट वाली फीस देखी तो वो ऑब्वियसली कम होगी, नॉन गेट की फीस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। और जैसे सोनल ने बताया कि आपकी, अगर आपका एम प्लेसमेंट लेना है, यानी कि आप एमटेक के बाद जॉब लेना चाहते हैं, तो ऐसी जगह देखिए जहाँ पे जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ आती हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम ऐश्वर्या को बुलाया था, वो आईआईटी गांधीनगर में है। वहाँ पर भी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है, वो आपका रिसर्च ओरिएंटेड है। सेम वे में आईआईटी रोपड़ में मुस्कान आई थी, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट रिसर्च ओरिएंटेड है। यहाँ पे सोनल ने आपको बताया एनआईटी वारंगल में प्लेसमेंट्स होते हैं। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये पॉइंट ज़रूर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, जो नॉन गेट के फॉर्म्स सोनल, लगभग-लगभग क्या अब आने शुरू हो गए हैं? मतलब ये एक वारंगल का तो आपने बताया, कि आपको और भी फॉर्म्स का आइडिया है कुछ, कि जो आ गए होंगे? यस सर, आईआईटी कानपुर का फॉर्म आ चुका है। मतलब और नॉन गेट का भी ना? हाँ, 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 और ओके, पीआईटी ट्रिपल ई शायद 31 तक लास्ट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और ओके, बिट्स बिट्स का भी एक बार चेक कर लीजिएगा, बिट्स का भी ओ आ गया होगा। तो ओके। मतलब गेट के बाद सारे फॉर्म्स निकल जाते हैं, तो सारे आईआईटीज एनआईटीज सब चेक कर लो। सबकी वेबसाइट देखनी पड़ेगी आपको, खासकर जो अभी सोनल ने ज़िक्र किया एनआईटीज़ का, जो आईआईटीज़ का ज़िक्र किया, आईआईटी कानपुर का वीडियो मैंने आज ही बनाया है, तो वहाँ पर भी नॉन गेट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, तो उसको भी देख लीजिएगा ज़रूर से। अच्छा, सोनल, अब मुझे थोड़ा-सा बताइए कि प्लेसमेंट्स वहाँ पे किस तरीके के होते हैं? कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं एनआईटी वारंगल में? सो सर लाइक अभी तो रिसेशन वाला टाइम है, तो ज्यादा प्लेसमेंट तो नहीं हुई। मतलब सिर्फ लाइक 5-6 लोग प्लेस्ड हुए, एंड दैट वो भी नॉन कोर कंपनी में। पर हुँ, इसके जो पहले वाले साल था, हुँ, तब हुँ। सब जितने भी प्लेस्ड हुए वो बायोटेक कंपनीज में प्लेस्ड हुए। तो ओके। इस बार रिसेशन के कारण थोड़ा प्लेसमेंट्स कम हो गए हैं। तो हुँ, इवन इफ आप मतलब निराश ना हुए, यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस एंड हुँ, डेफिनेटली पीएचडी। आप आगे हुँ, पीएचडी, अगर आपका आगे रिसर्च ओरिएंटेड मन है, हुँ, तो यू कैन हुँ। डेफिनेटली ट्राई फॉर पीएचडी। मतलब ओके। आगे भी बहुत स्कोप है, सो नेवर अच्छा, गेट थोड़ा डिसअपॉइंटेड। थोड़ा एनआईटी के बारे में थोड़ा-सा सोनल बताइए कि एनआईटी वारंगल में कैसी पढ़ाई होती है? कैसा मतलब एनवायरनमेंट है वहाँ का? आपको अपने बीटेक के कॉलेजेस से कितना अंतर लगता है? हाँ सर, मतलब एनआईटी वारंगल इज गुड सर। मतलब हुँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लैब लैब फैसिलिटीज वहाँ पे अच्छी है। मतलब ओके, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलता है, हुँ, एंड फैकल्टीज भी काफी अच्छी है, सपोर्टिंग है। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब फाइनल एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप ये सोचिए कि आप
1 साल पहले अपने आप को ले जा कर के देखिए। ये वही समय है जब गेट का रिज़ल्ट आ चुका है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आपके मन में जो चल रहा था उस समय, वही आज के स्टूडेंट्स को जो गेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं, उनको थोड़ा-सा बताइए और उनको बताइए कि उन आप अपनी एडवाइस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए आगे, किस तरीके से आगे के 1-2 महीने उनको स्पेंड करने चाहिए। सर सारी वेबसाइट्स को गो थ्रू करना चाहिए, सारे फॉर्म्स भरने चाहिए, आपका अकेडमी का क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए और रिवाइज कर लेना चाहिए, या बायो प्रोसेस का कोर्स ले लो और बायो प्रोसेस रिवाइज कर लो, दोनों में से कोई एक, या दोनों ही रिवाइज कर लो कोई, क्योंकि कहीं बायो प्रोसेस पूछेंगे तो कहीं मतलब पूरा ही पूछेंगे, तो डिपेंड करता है। और अच्छे 2-3 सब्जेक्ट में पकड़ बना लो हाँ, कि कोई दिक्कत ना हो, मतलब जब आपसे आपका सब्जेक्ट पूछे तो आप बोल पाओ। और ज्यादातर वो ऐसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या ऐसे सब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपसे हुँ, बायोकेमिस्ट्री या बायोप्रोसेस ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मेन मेन सब्जेक्ट्स में पकड़ बनाओ, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, तो ये। ओके। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। हम्म जैसे कि आप अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया आपने, तो मेबी वो कहें कि नहीं आप उधर जाइए, बायोकेम पे जाइए या बायो प्रोसेस पे जाइए या सेल बायो पे जाइए। तो आप कुछ कोई ना कोई एक ऐसा कोर टॉपिक ज़रूर पकड़ के ले जाइए जिसको आप बोल सकें या जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पूछ सकें। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछे जाते हैं कि बहुत मतलब अंदर जा कर के बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं? सर बेसिक ही पूछे जाते हैं सर, जैसे 90 वारंगल में बायोकेमिस्ट्री में मुझे रामचंद्रन प्लॉट पूछा गया था, इट वाज अच्छा वेरी वो तो गुड सर, बेसिक पूछा जाता है आपसे। अच्छा, तो वो तो आपने अच्छे से पढ़ा ही था, पढ़ाया ही था हम्म हमने। हम्म चलिए बढ़िया। ठीक है, सोनल थैंक यू सो मच आपने इतना समय दिया। सोनल आज ही मैं सबको बताना चाहूँगा कि सोनल आज ही अपने घर से वापस आई हैं एनआईटी वारंगल वापस हॉस्टल आई हैं। इतनी लंबी जर्नी करके आई हैं, उसके बाद भी इन्होंने हमें समय दिया। उसके लिए हम रियली बहुत-बहुत थैंक यू बोलते हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपको और बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको बहुत थैंक यू क्योंकि आपने अपनी जर्नी इतनी अच्छी तरीके से बताई। मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गेट नहीं क्वालीफाई कर पाए हैं, उनको हिम्मत आई होगी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा एडमिशन हो सकता है। कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमें गेट के बराबर फीस और गेट के बराबर स्कॉलरशिप मिल सकती है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सोनल ने जितना भी कुछ आपको बताया, उससे आपको फ़ायदा मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो गेट नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। थैंक यू हाँ सो मच। हाँ, हाँ, हाँ। सर, मैं लास्ट एडवाइस सबको ये देना चाहूंगी कि हिम्मत ना हारे, सक्सेस इज नेवर फार, इट हैज टू मीट यू, एंड इफ यू हैव द राइट एफर्ट इट विल श्योरली सीक यू, एंड Nilaf sir is always there to help students, so no worries at all. थैंक यू सो मच सोनल, थैंक यू फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली बार किसी और स्टूडेंट की जर्नी के साथ जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। थैंक यू अगेन।